चलो शुरू करते हैं क्लास। राधे राधे मैम। राधे राधे। देखो, कल इंटरनल एनर्जी तक पढ़ लिया था, यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज आज थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। उससे पहले ये एक दो क्वेश्चन थे, ये करो। मैम इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? जो कल पढ़ाए थे ना, उन्हीं में से कोई लगेगा। पहले पढ़ो तो सही, क्या समझ में आ रहा है इसे करने से, क्या लगा सकते हैं। है तो एक ही लाइन का सवाल। The temperature at which the kinetic energy of the oxygen became double than its value। तो मैंने बोला था काइनेटिक एनर्जी किसके फॉर्म में रहती है यहाँ पे? इंटरनल एनर्जी। हाँ, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर से किस फॉर्मूले से लिंक है? किस फॉर्मूले से लिंक है? एक ही फॉर्मूला था इंटरनल एनर्जी का। NF डिवाइडेड Q plus W से। एन एफ आर बाई टू जिसने बताया है, टी। बिल्कुल ठीक है, एनसीवीटी था ना इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला था। Yes मैम। Yes मैम। ये था एनसीवीटी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। सीवी तुम्हें पता ही है, मोनो एटमिक। अगर ऑक्सीजन है, मोनो है, डाया है, क्या रहेगा? एन सीवी का फॉर्मूला आया था फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में कितना? एफ आर बाई टू, है ना? तो यहां से करो, चेंज निकाल लो। तो हम कभी भी ना एक्यूरेट काइनेटिक वो नहीं निकाल सकते, चेंज निकाल सकते हैं। तो चेंज निकाल लो। हाँ, मैम ऑप्शन सी आ रहा है। वेरी गुड, सी आ रहा है, वेल डन। तो देखो, एन तुम्हें पता है, सी भी सेम रहेगा। ठीक है, जो भी एन रहेगा वो सेम रहेगा। तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया डायरेक्टली? टेम्परेचर के। टेम्परेचर को क्या किया है तुमने? द टेम्परेचर एट विच द काइनेटिक एनर्जी बिकेम डबल, मतलब काइनेटिक एनर्जी को डबल करना है, ये 2 टाइम्स करना है। तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? पहले 27 था, इसको ये भी कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो देखो केल्विन में है तो केल्विन में कर लो। तो मतलब ये पहले 300 था। ठीक है, तो अब हमारी यू थी। अगर ये टी था तो ये 300 था, तो ये मान लो यू थी। अगर अब मेरा ये चेंज मुझे 2 टाइम्स करना है, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? डायरेक्टली 2 टाइम्स बढ़ा दो। कितना? यस मैम। 600। ठीक है, तो चेंज कितना आ गया भाई? चेंज कितना आया है टी ट्रैश में? 27 डिग्री तो पहले ही था। 600 केल्विन है, तो चेंज निकाल देना, तो 327 सेल्सियस। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ? भाई 300 सेल्सियस था पहले। T1 300 है, T2 कितना आया? 600 सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर का पूछा है कि कितना टेम्परेचर हो जाएगा जिसपे काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाए। तो 300 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस में और कितना हो जाएगा वो? 327। ठीक है, ये वाला करो।
देखो इसमें क्या है, मिक्सचर है कि एक गैस का मिक्सचर बनाते हैं जिसमें 2 मोल्स ऑक्सीजन है और 4 मोल नियोन है, टी टेम्परेचर पे है। वाइब्रेशन मोड्स को इग्नोर करो, टोटल एनर्जी बताओ सिस्टम की। तो मैंने तुम्हें बताया है कि कैसे लिखते हैं भाई जब एडिशन करना होता है। तो हर गैस की अपनी खुद की एक इंटरनल एनर्जी होगी, दोनों को ऐड कर दो, वही सिस्टम हो जाएगी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। करो। सिस्टम का निकालना है भाई टोटल एनर्जी। तो किसकी दोनों गैस की वजह से बनेगा U1 प्लस U2। तो एक गैस की वजह से कितना होगा NC, इसकी वजह से CVT प्लस इसकी वजह से NCVT। तो देख लो भाई, इसका 2 मोल है, किसका, ऑक्सीजन का, और इसका नियोन का भी 4 मोल्स है। तो ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स 2 हो गए। डिग्री ऑफ मैम फ्रीडम ऑप्शन कितना दिया। हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, देखो NFR/2। तो फ्रीडम कितना कितना हुआ ऑक्सीजन के लिए, बोलो। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ऑक्सीजन F। 5। कौन सा क्वेश्चन था ये तो, हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, O2 है यानी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 5। तो 5R/2, टेम्परेचर T है तो T लिख दिया, दोनों का टेम्परेचर सेम है। प्लस नियॉन, नियॉन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल्स 4 है। नियॉन कैसी गैस है, मोनो, तो मोनो के लिए कितना हो जाएगा 3। तो यस CV मैम का 3। फॉर्मूला क्या होता है, FR/2, 3/2R/T। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, 6 5 11, तो यानी 11RT। ठीक है, तो 11RT सिस्टम की एनर्जी है टोटल। अब देखो वर्क डन बाय गैस। अब देखो यहाँ पर 2 चीज होती है जब भी हम गैस की बात करते हैं, एक तो वर्क डन बाय गैस और दूसरा वर्क डन ऑन द गैस। ठीक है, अब देखो जब भी गैस वर्क करेगी तो वो क्या माना जाता है, पॉजिटिव। जब भी गैस हमेशा फिजिक्स में यही रहेगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट काम करेगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, उसके अगेंस्ट काम किया जाएगा तो वो नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर वर्क डन ऑन द गैस नेगेटिव है। केमिस्ट्री में कैसे वर्क करता है, अपोजिट, वो अपने आप देख लेना। तो अब क्या होगा देखो, अब वर्क डन बाय गैस, इसका मतलब क्या है, गैस किसी चीज पर वर्क कर रही होगी। किस पे वर्क कर रही होगी, सपोज करो किसी पिस्टन पे वर्क कर रही होगी। पिस्टन पे माने तो इस तरीके से मान लो, एक तो मेरी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है, एक सेकंड, समझ में आना चाहिए बस। देखो मान लो कि मेरे यहाँ पर इस तरीके से ना एक गैस फिल है इस पे, यहाँ पे, और यहाँ पर हमने कोई पिस्टन लगा दी है। ठीक है, यहाँ यहाँ पर गैस है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये गैस क्या करेगी, फोर्स लगाएगी भाई इस पिस्टन पे, यस मैम। प्रेशर अप्लाई करेगी। यस मैम। कितना प्रेशर अप्लाई करेगी, मान लो प्रेशर P अप्लाई कर रही है। ठीक है, इस प्रेशर की वजह से ये पिस्टन ना कुछ डिस्टेंस मूव कर जाती है, dx डिस्टेंस जो है पिस्टन मूव कर गई, मैंने माना dx डिस्टेंस जो है पिस्टन मूव कर गई, ये dx है, dx डिस्टेंस जो है मूव कर गई पिस्टन। मान लो A क्या है, एरिया, A इज द एरिया। तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया भाई, चेंज इन द वॉल्यूम कितना हुआ, AdX, A इज द एरिया, dx जो उसने डिस्टेंस मूव किया है। तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया, AdX। अच्छा, अगर मुझे अब वर्क डन निकालना है कि गैस ने कितना वर्क डन किया, तो DW इक्वल्स टू द वर्क डन बाय गैस, कैसे निकालेंगे भाई, F.dr होता है फॉर्मूला। तो जी फोर्स मैम। किसने लगाया यस है, मैम। प्रेशर ने, तो कितना PA, डिस्टेंस कितना मूव किया है, dx। अब ये dx AdX क्या है जरा बताओ, वॉल्यूम, वॉल्यूम। इसको क्या लिख सकते हैं, dV। यस तो मैम। वर्क डन क्या हो गया कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, वही क्या है मेरा वर्क डन बाय गैस, कि भाई गैस ने कितना वर्क किया, यानी जो भी चीज जितनी मूव करी है उतना ही गैस एक्सपेंड हुई है।
और उतना ही उसने उसमें उतना ही गैस एक्सपेंड हुई है जितना ही हमारी पिस्टन मूव करी है। तो वही क्या है, चेंज इन द वॉल्यूम किसके बराबर है, जितना वर्क किया है गैस ने। तो अब एक बात बताओ, वॉल्यूम कैसा है, पॉजिटिव, एक्सपेंशन हुआ है। अगर मैं डीवी निकालूं तो डीवी मेरा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो वी फाइनल ऑब्वियसली बड़ा है तो डीवी पॉजिटिव, और डीडब्ल्यू भी क्या है यहाँ से, डीडब्ल्यू भी इसलिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव। तो वर्क डन भी पॉजिटिव और चेंज इन वॉल्यूम भी पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय द गैस का फॉर्मूला क्या हो गया, पीडीवी। बस इतना याद रखो, वर्क डन बाय द गैस इज पीडीवी। ठीक है, तो ये है हमारा गैस का वर्क। अच्छा देखो यहीं पे एक चीज लिखी हुई है, अगर एक्स, ये रहा, अगर एक्सपेंशन होता है, ये रहा, अगर एक्सपेंशन होता है तो वो डीवी जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए हमारा वर्क डन पॉजिटिव। अगर कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन देखो गैस खुद से कंप्रेस तो होगी नहीं, कंप्रेस के लिए हमें किसी एक्सटर्नल वर्क कराना पड़ेगा पिस्टन पे, राइट, या तो पिस्टन पे कुछ वेट रखना पड़ेगा, तब जाके वो पिस्टन नीचे नीचे गैस को कंप्रेस करेगी। यानी कंप्रेशन के केस में एक्सटर्नल वर्क होगा कुछ, तो एक्सटर्नल वर्क के द्वारा जो भी काम होगा वो नेगेटिव होगा, तो इसलिए डीडब्ल्यू नेगेटिव, ऐसे समझ लो। अब देखो पीडीवी, टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे भाई, पीडीवी इंटीग्रेट कर दो, जितनी भी वॉल्यूम का चेंज है वही मेरा वर्क डन है। और इसको कैसे निकाल सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व, अगर पीवी कर्व गिवन है, अगर उसका एरिया निकाल लोगे तो वो क्या दे देगा तुम्हें, वर्क डन बाय द गैस, यानी वो भी वर्क डन दे देगा पीवी का कर्व। क्लियर है। अच्छा, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, क्या कहता है भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि मान लो मेरे पास एक सिस्टम में गैस रखी हुई है, यहाँ पे पिस्टन है। अब देखो क्या होगा, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स है, आराम से बैठे हुए हैं, बैठे तो नहीं हुए, मतलब जो भी कर रहे हैं कर रहे हैं। अब क्या होगा, देखो एक बात सुनो, या तो मैं इनको हीट दूंगी, मैं यहाँ पर हीट दे रही हूँ, मैं हीट, इनको मॉलिक्यूल्स को हीट प्रोवाइड कराऊंगी। अब जो ये मैं हीट दूंगी, ये हीट कहाँ कहाँ यूज हो सकती है बताओ मुझे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी, ठीक है, डी। या तो भाई मैं, तुमने जो हीट दी है, तुमने जो हीट दी है, ये गैस दो काम करेगी, यानी या तो खुद का टेम्परेचर बढ़ा देगी, दो काम करेगी इस हीट से, क्या क्या, खुद का टेम्परेचर बढ़ा लिया, खुद का टेम्परेचर बढ़ाने से किस में चेंज आ जाएगा भाई, इंटरनल एनर्जी में, तो डी क्यू इक्वल्स टू डी यू। दूसरा क्या काम कर सकती है कि एक्सपेंड हो जाए और इस पिस्टन पर वर्क कर दे, ठीक है, जी मैम। इस पिस्टन को मूव कर दे। तो ये जो तुम गैस को हीट दोगे तो ये दो तरीके से यूज हो सकती है, एक तो खुद की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और दूसरा कुछ काम करने, वर्क डन करने में। तो ये ही कहता है फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, हीट गिवन टू द सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एंड द वर्क डन बाय द गैस। तो इन दो तरीके से तुम्हारी जो हीट है वो यूटिलाइज हो सकती है। तो डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है। अच्छा अब एक बात बताओ, डी क्यू डी यू क्या होता था, एन सी बी डी टी, ठीक है, यानी डी यू सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है भाई, सीवी पे। याद रखो इंटरनल एनर्जी हमेशा किस पे डिपेंड करती है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और डी क्यू किस पे डिपेंड करती है, डी क्यू, डी क्यू क्या होता है, एनसीडीटी, मतलब डी क्यू क्या है, ये है प्रोसेस डिपेंडेंट, इसमें जो सी यूज होगा ये रहेगा कि किस प्रोसेस को आपने चूज किया है, तो ये प्रोसेस डिपेंडेंट है, ठीक है, ये वाला सी। बट डी यू का श्योर है कि ये सीवी रहेगा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो डी क्यू इक्वल्स टू एनसी डी टी। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर मैंने सिस्टम को हीट सप्लाई किया तो डेल क्यू क्या हुआ, हीट सप्लाई करने से डेल क्यू क्या रहेगा, सप्लाई किया तो डेल क्यू, चेंज इन क्यू, इंक्रीज हुई ना सिस्टम, इस सिस्टम की हीट, तो डेल क्यू क्या आया, पॉजिटिव। यस मैम। बोलो हाँ। यस मैम। अच्छा और चेंज चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो डेल यू भी क्या रहा, पॉजिटिव, और टेम्परेचर का चेंज भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम सिस्टम को या गैस को हीट देते हो तो क्या इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा और
जो नेट हीट का चेंज है वो भी इंक्रीज होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि मतलब जब जब सिस्टम को हीट दोगे तो सारी चीज बढ़ेगी। अब अगर सिस्टम से हीट ले लूं तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी, और हीट भी जो हीट का चेंज होगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा। मैम हाँ मैम ये डी पिछले वाली स्लाइड में ये डी क्यू वाला आपने क्या किया है, एक बार समझा देंगे? डी यू और डी क्यू देखो में डी क्यू वाला कुछ किया नहीं है। ये डी क्यू क्या है? हीट गिवन टू द सिस्टम, है ना। सुनो, डी क्यू क्या है? जो हीट तुमने सिस्टम को प्रोवाइड दी है। करी है गैस को, है ना। अब क्यों हीट क्यों प्रोवाइड करते हैं? या तो मुझे मैम टेम्परेचर काइनेटिक चेंज एनर्जी। करवाना है या वर्क डन कराना है। अब जैसे मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था मोलर स्पेसिफिक हीट, उसका क्यू का फॉर्मूला क्या था? उसमें क्यू का फॉर्मूला क्या था मोलर स्पेसिफिक हीट में? मैम एम एस डेल्टा टी। एम एस डेल्टा टी तो कैलोरी वाली थी, वाटर की। गैस के लिए एन सी डी टी था, ठीक है। तो यहाँ से जो Q की वैल्यू आती है ये NCDT आती है ना, तो मैंने क्या बोला था, ये C चेंज हो सकती है, ये प्रोसेस डिपेंडेंट होता है, यही तो थी। C को क्या लिखा था? Q/N/dt। तो ये वही Q है, ये वही Q है कि जो Q है वो प्रोसेस डिपेंडेंट हो सकती है। तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने इस गैस को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतनी ही हीट देनी है। क्यों? क्योंकि ये C डिपेंडेंट है। अगर मान लो मैं चाहती हूँ कि मुझे इस गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, बट मैं दूसरी प्रोसेस लेके चाहती हूँ, तो जरूरी नहीं है कि Q जो रहे हर प्रोसेस के लिए सेम रहे, समझ गए। बट जो DU रहेगी किसी भी यस मैम। प्रोसेस से कराओ, किसी भी प्रोसेस से कराओ, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रहेगी गैस की वो हमेशा सेम रहेगी, चाहे किसी भी प्रोसेस से करा लो टेम्परेचर में चेंज, ठीक है। हो सकता है Q किसी प्रोसेस में कम देनी पड़े 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज कराने के लिए, किसी टेम्परेचर में किसी प्रोसेस में ज्यादा देनी पड़े सेम डिग्री टेम्परेचर राइज कराने के लिए। तो Q वेरी कर सकता है पर इंटरनल एनर्जी का चेंज वेरी नहीं करेगा, इतना कहना चाहती थी, ठीक है। ये था, क्योंकि DQ इज प्रोसेस डिपेंडेंट बट नॉट काइनेटिक एनर्जी, इतना याद रखो। तो यही है फर्स्ट लॉ। क्या कहता है भाई, अगर सिस्टम को हीट देंगे तो हीट सप्लाई पॉजिटिव, ड्रॉन करोगे तो नेगेटिव हो गई। सिस्टम टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमने हीट दी है पॉजिटिव, और डिक्रीज होने का मतलब है टेम्परेचर नेगेटिव कब हो जाएगा? जब आप हीट एक्सट्रैक्ट कर लोगे बाहर। तो ये था फर्स्ट लॉ, ठीक है। यही चीज हमने पढ़ी है। क्या? डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू क्या है? नेगेटिव। अगर डी डब्ल्यू पॉजिटिव जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डी डब्ल्यू नेगेटिव जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ये पीडीवी के बराबर है, इतना पढ़ लिया। दूसरे में हीट सप्लाइड पॉजिटिव रहेगा, अगर हीट को बाहर निकाल लिया, इजेक्ट करा लिया, तो डी क्यू नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला डी क्यू का एनसीडीटी है। और इंटरनल एनर्जी का चेंज कब कब पॉजिटिव रहेगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एनसीबीडीटी। बस फर्स्ट लॉ इतना ही, अगर इतना समझ लिया फर्स्ट लॉ में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये फर्स्ट लॉ है। अब उसके बाद आता है देखो प्रोसेस। प्रोसेसेस की बात करते हैं कि भाई बहुत सारी प्रोसेस है। मुझे अगर गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है ना तो मेरे पास बहुत सारी प्रोसेस है, मैं बहुत सारी प्रोसेस से बढ़ा सकती हूँ, पर हर प्रोसेस में जो क्यू चाहिए वो अलग अलग होगी। जो क्यू रिक्वायर्ड है वो हर प्रोसेस के लिए अलग होगी। जैसे कि सीपीसीबी में ही देख लो, है ना। अब मैंने तुम्हें वर्क बताया है, वर्क डन क्या होता है बताओ? पीडीवी, पीडीवी। है ना। वर्क Yes, डन ma'am. क्या होता है? Yeah. पीडीवी। अब सीपी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट, सॉरी सीवी क्या है? कांस्टेंट हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन कितना हो गया? 0। भाई कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन क्या हो जाएगा? डीवी, चेंज इन वॉल्यूम, 0। तो वर्क डन 0। तो अगर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखें, अगर वर्क डन 0 हो गया तो डी क्यू सिर्फ किसमें चाहिए? सिर्फ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो यानी मुझे कम हीट चाहिए। डी क्यू की वैल्यू यहाँ क्या हो गई? सीवी में, सीवी में डी क्यू की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, है ना, क्योंकि सारी की सारी टेम्परेचर बढ़ाने में जा रही है। वहीं अगर मैं प्रोसेस चुनती हूँ प्रेशर कांस्टेंट, अगर मैं वहीं पर आइसोबैरिक प्रोसेस चुनती हूँ, तो आइसोबैरिक में क्या होगा भाई? जो हीट है वो एनर्जी वो क्या क्या करेगी? वर्क डन भी करेगी और टेम्परेचर भी बढ़ाएगी, तो हीट ज्यादा चाहिएगी।
समझ गए? तो इसलिए DQ भी क्या हो, CP में DQ क्या होगा, ज्यादा चाहिएगा 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज कराने में, समझे? तो इसलिए बोल रही थी DQ जो है प्रोसेस डिपेंडेंट है। अब देखो आइसोबैरिक, इतना क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? बेसिक ही पढ़ रहे हैं अभी तो। क्लियर। देखो क्या कह रहे हैं, मेरी बात दोबारा ध्यान से सुन लो। एक फॉर्मूला है DQ इक्वल्स टू DU प्लस DW। जो U है चाहे किसी भी प्रोसेस से गुजर जाओ, DU कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है? वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है बस। DQ हर प्रोसेस के लिए अलग अलग है, बस इतना याद रखो। अब देखो हमारी जो प्रोसेस है वो है पहली प्रोसेस आइसोबैरिक। अब आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर। आइसोबैरिक प्रेशर में प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर। मतलब जो गैस जिस प्रोसेस से जाएगी उसमें प्रेशर चेंज नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस PV इक्वल्स टू nRT, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो V किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टेम्परेचर के, टेम्परेचर। है ना? V किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टेम्परेचर के। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, मान लो ये मेरी गैस है, ठीक है, किसी भी कंटेनर में गैस रखी हुई है और ये पिस्टन मूव नहीं हो सकती क्योंकि प्रेशर क्या मेंटेन, अच्छा प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, प्रेशर चेंज नहीं करा सकते। अच्छा, और अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाती जा रही हूँ तो भाई अब क्या होना चाहिए, तो कैसे मेंटेन करेगी? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, गैस की एक्सपेंड हो जाएगी। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि प्रेशर तो क्या रखना है, कांस्टेंट। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T किस प्रोसेस में, आइसोबैरिक में। तो कैसे निकालोगे, अगर मान लो आप दो तरीके से कंपेयर कराते हैं तो ये इस तरीके से हो जाएगा, VT by V1 अपॉन T2 by T1। वर्क डन कैसे निकालेंगे, वही V1 से V2 का इंटीग्रेट कर दोगे, जितनी फाइनल वॉल्यूम है अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, क्या निकल के आ जाएगा, वर्क डन। तो वर्क डन क्या है, वही PdV, यही तुम्हारा वर्क डन है। ग्राफ क्या होगा, एरिया अंडर द वर्क। आइसोबैरिक प्रोसेस में ग्राफ कैसे बनाओगे, PV कर्व। मैम एक डाउट था इसके अंदर। हम्म। मैम अगर इसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा या वो भी बढ़ना चाहिए? नहीं, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। देखो कौन, जब भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो ये P है और मान लो ये V है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। यस तो मैम। कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा, है ना? हाँ। ये प्रेशर कांस्टेंट है, इस तरीके से ग्राफ आएगा। तो देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में वॉल्यूम लिखती हूँ, ये V इनिशियल और ये V फाइनल। V फाइनल। अब देखो आइसोबैरिक में भी दो तरीके से हो सकते हैं, या तो तुम गैस को एक्सपेंड करा रहे हो या कंप्रेस, कंप्रेस। दोनों हो सकते हैं ना। अच्छा यस मैम। देखो ऐसे जा रही हूँ तो मैं गैस को एक्सपेंड करा रही हूँ, ठीक है, और अगर ऐसे आ रही हूँ तो गैस को कंप्रेस करा रही हूँ। मैम तो क्लियर? लीनियरली भी करवा सकते थे हम। हाँ, लीनियरली लीनियर कैसे, मतलब इसका ग्राफ जो बनना चाहिए वो लीनियर भी तो बन सकता है, मतलब जैसे प्रेशर जैसे कांस्टेंट प्रेशर। रखना है ना। अच्छा। एक लीनियर कांस्टेंट लेके बनाएंगे चल तो रहे हैं। प्रेशर चेंज हो जाएगा। यस मैम ठीक है फिर। हाँ, तो प्रेशर कांस्टेंट का ग्राफ तो ऐसे ही आएगा, PV कर्व में आइसोबैरिक का ग्राफ ऐसे ही आएगा। अब देखो इसमें मुझे प्रेशर मुझे निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन तो क्या कहता है कि भाई PV कर्व का एरिया वर्क डन के बराबर है। अब देखो दो प्रोसेस होती है, एक तो मैं एक्सपेंशन कर दूं और दूसरा कंप्रेस। तो दोनों तरीके का देख लो। पहले मैं एक्सपेंड कर रही हूँ, ठीक है, एक्सपेंड कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम का चेंज पॉजिटिव, ठीक है भाई। एक्सपेंशन में वॉल्यूम का चेंज क्या आएगा, यस मैम। पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, वर्क डन, पॉजिटिव। वेरी गुड, वर्क डन पॉजिटिव। अच्छा, वर्क डन पॉजिटिव है और वॉल्यूम भी पॉजिटिव है, तो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वो भी पॉजिटिव। क्योंकि देखो वॉल्यूम बढ़ा है और वॉल्यूम बढ़ रही है तो हमसे कह रहा है टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो वॉल्यूम बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। और देखो अगर कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस होने से डीवी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये कंप्रेस कर रही हूँ तो कंप्रेस से चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव हो गया, वॉल्यूम के नेगेटिव होने से वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन नेगेटिव हो गया।
और वॉल्यूम कम हो रहा है जिसका मतलब से टेम्परेचर कम होगा, जिसकी वजह से जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो तुम्हारा एक्सपेंशन का, ये तुम्हारा कंप्रेशन, इस तरीके से। तो ये बेसिक चीजें हैं, बस ये ग्राफ्स तो क्या बता रहा है, ये तो बेसिक चीज है, बस इतना याद रखो कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा डायरेक्टली। ठीक है, ओके मैम। सिंपल सी बात है। अब अगर वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है तो वर्क डन तो पॉजिटिव है ही है, और वॉल्यूम पॉजिटिव बढ़ेगा। होगा। हाँ, और वॉल्यूम अगर पॉजिटिव है तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी बढ़ना ही है। बढ़ जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़नी है, सब इंटररिलेट कर रहा है। और बाकी कैसे निकाल सकते हो, इसका एरिया निकाल लो ग्राफ का, तो एरिया निकाल लोगे, वही क्या है, वर्क। तो ये हो गया। फिर आती है आइसोकॉरिक। आइसोकॉरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम। ठीक है, आइसोकॉरिक में वॉल्यूम ही कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन तो है ही नहीं, वर्क डन जीरो है। तो मतलब जितनी भी जितनी हीट दोगे सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी यानी टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो यूज जाएगी। हो जाएगी। तो प्रेशर, अब देखो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, टेम्परेचर की। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो कोई भी दो चीजों में कंपेयर कराओगे तो इस तरीके से सॉल्व करोगे, P2/P1 अपॉन T2/T1। इसका ग्राफ देख लो, वॉल्यूम पीवी का, Yes, ma'am. हमेशा पीवी ग्राफ ही बनाते हैं, पीवी ग्राफ बनाना है। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, तो किसी भी तरीके से बना दो। ये वॉल्यूम है, ये जो भी पर्टिकुलर वैल्यू पे होगी ये कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। प्रेशर बढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और वर्क डन तो है ही जीरो। ये देखो, ये तो सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं हो रही है तो वॉल्यूम बढ़ नहीं रही है गैस की, मतलब तुमने लिमिटेड जितना कंटेनर है उतने में पूरे में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और तुम टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो। अब गैसेस के पास इतना स्पेस ही नहीं है कि वो एक्सपेंड कर सके, है ना। फट गैस जाएंगे के फिर तो। पास स्पेस ही नहीं, हाँ तभी तो वो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा ना वॉल पे। यस मैम। हाँ, तभी तो वो वॉल पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो वॉल पे प्रेशर लगाएंगे, तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वो प्रेशर ज्यादा लगाएंगे, तो इसीलिए तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना। भाई यस मैम। एक्सपेंड हो नहीं पा रही है गैस और तुम टेम्परेचर दे दे के प्रेशर बढ़ाए जा रहे हो, तो उतना प्रेशर जो है गैस उस अपने सराउंडिंग पे जो भी उसका सरफेस होगा उस पर प्रेशर ज्यादा लगाएगी, तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये इसका आइसोकॉरिक का प्रोसेस हो गया। दूसरा मैम आता है हमारा, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक और आइसोथर्मल 3 होते हैं ना? चार होते हैं, कौन कौन से? आइसोकैरिक, आइसोबैरिक और आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। ठीक है मैम। अब देखो आइसोथर्मल, अब आइसोथर्मल में क्या होता है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, अब मतलब आपको टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जीरो। आइसोथर्मल में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट। तो देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो नंबर ऑफ मोल्स आर और टेम्परेचर तीनों चीज कांस्टेंट हो गई, तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो P1V1 इक्वल्स टू P2V2। ठीक है, ये कांस्टेंट है। वर्क डन का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, P dV। अब वॉल्यूम में जितना चेंज आया, मान लो V1 से V2 गया। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर P भी वेरिएबल है क्योंकि कांस्टेंट तो सिर्फ टेम्परेचर है ना। अब हो सकता है P भी वेरी कर रहा हो और वॉल्यूम भी वेरी कर रही हो, तो भाई इंटीग्रेशन में तो मैं एक चीज ही ले सकती हूँ जो वेरी करे, या तो मुझे P चेंज कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो P को कांस्टेंट करने के लिए देखो किसके बराबर कर लेते हैं इसको, nRT/V के। ठीक है, इस तरीके से। तो 1/V का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log log v। LNV। log, हाँ log V का क्या लिखोगे, फिर उसका लिमिट्स रख दोगे V2/V1। तो ये क्या आ जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आइसोथर्मल का है, nRT log V2/V1। अब V2/V1 को फ्रॉम दिस फॉर्मूला P1V1 से तुम प्रेशर में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहां से जैसे P1/P2 इक्वल्स टू V2/V1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा P1/P2।
तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस का। ठीक है। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस में पी और वी में कैसा रिलेशन है? मैम पी और वी में, आइसोथर्मल प्रोसेस में Inversely. पी और वी, हाँ, इनवर्सली रिलेशन है ना। सिंपल सी बात है भाई, अगर किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ने नहीं दे रहे हो, है ना, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, किसी चीज को प्रेशर बढ़ा दिया डिक्रीज, तो वॉल्यूम कंप्रेस। ठीक है, वॉल्यूम कम प्रेशर हो कम जाएगा। कर दिया तो गैस एक्सपेंड करने लगेगी। तो यानी पी और वी में जो रिलेशन आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो इनवर्सली आएगा। तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ से देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, डी आइसोथर्मल प्रोसेस का डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो यहाँ पर डी यू जीरो हो गया, तो डी क्यू सिर्फ और सिर्फ किसके काम आएगी, वर्क डन करने में। यानी अब जो गैस है उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, बस जो गैस है वर्क करेगी। डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो पीवी कर्व कैसा आएगा, अब तुम जो कह रहे थे कि मैम लीनियर डिक्रीजिंग बना दो, अब ये कुछ कर्व ऐसा आ सकता है। ठीक है, और बोला ऊपर से स्ट्रेट नहीं आएगा अभी भी, एक सेकंड। इस तरीके से अब तुम ग्राफ बना सकते हो। तो पीवी कर्व में भी अगर तुमसे पूछा जाए तो यहाँ से भी तुम क्या निकाल सकते हो, एरिया अंडर द कर्व करके इसका वर्क डन निकाल सकते हो। जो भी मान लो इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर रहेगा P2, इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर आने वाला है P1, ये वॉल्यूम V1, ये वॉल्यूम V2। ठीक है, तुम पूरा एरिया निकाल सकते हो पीवी कर्व का। अच्छा, अब इसमें भी देखो क्या प्रोसेस हो सकती है, एक्सपेंड भी कर सकती है गैस और कंप्रेस भी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस तरीके से जा रही हूँ तो गैस क्या कर रही है, V1 से V2 जा रहे हो तो एक्सपेंशन हो रहा है भाई, एक्सपेंड हो रही है ना गैस। अगर मैं A टू B जा रही हूँ, A टू B क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। यस मैम, तो एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव। यस। और काइनेटिक एनर्जी का चेंज, जीरो, हाँ, काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो है। और डी क्यू, डी डब्ल्यू के इक्वल, हाँ, तो डी क्यू क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो डी क्यू भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान से सुनो, जब जब अगर डी डब्ल्यू पॉजिटिव है ना, अगर डी डब्ल्यू पॉजिटिव है तो 100% डी क्यू भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हीट इज गिवन टू द सिस्टम। अगर डी डब्ल्यू पॉजिटिव है दैट मीन्स हीट इज गिवन टू द सिस्टम। तो हीट, सिस्टम मतलब गैस, अगर इफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम दैट मीन्स डी क्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो कंप्रेस कर रहे हैं, सुनो, अगर मैं बी टू ए जा रही हूँ, बी टू ए में मैं कंप्रेस कर रही हूँ, यानी वॉल्यूम डिक्रीज, यानी डी डब्ल्यू नेगेटिव। डी डब्ल्यू नेगेटिव मतलब डी क्यू भी अब क्या रहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव, मतलब क्या है, सिस्टम से हीट निकाल ली गई है तो डी क्यू अब नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो सबसे ज्यादा ग्राफ से ही सवाल आते हैं, है ना। अगर सवाल अगर ग्राफ से, अभी हम करेंगे क्वेश्चन, वहां पे देखना कैसे तरीके के क्वेश्चन आएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, गड़बड़ होने के चांस बहुत कम होते हैं इसमें थर्मल फिजिक्स में। अब एडियाबैटिक फिजिक्स, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में किसका चेंज जीरो हो गया भाई, चेंज इन, हीट का, हाँ, एडियाबैटिक मतलब जो हम प्रोवाइड करा रहे थे वही जीरो है। तो डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। भाई आप एक्सटर्नल कोई भी हीट नहीं दे रहे हो, तो डी यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। इसका मतलब अब जो वर्क हो रहा है वो किसकी कॉस्ट पे हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी की कॉस्ट पे, है ना। माइनस ऑफ डी डब्ल्यू नहीं हो, हाँ, माइनस ऑफ डी डब्ल्यू, यस। डी क्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू। यानी अब जो हम, अब अगर वर्क डन होगा तो वो किसके कॉस्ट पे होगा, इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे। यानी जितना वर्क डन करते जाओगे इंटरनल एनर्जी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अब जैसे अब देखो आइसोथर्मल में क्या आया था, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल के लिए पीवी कांस्टेंट था प्रोसेस के लिए, वर्क डन। अब एडियाबैटिक में क्या होता है, पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक के लिए, एडियाबैटिक के लिए क्या इक्वेशन आती है, पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखो कई बार कर्व पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा एडियाबैटिक का है, कौन सा आइसोथर्मल का है। तो एक बात ध्यान देना, जो एडियाबैटिक वाला है, देखो, बोलो। मैम गामा उसके पावर में है।
वी के हाँ पावर में है ये, पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, पावर है ये। ओके और मैम। हाँ, और आइसोथर्मल में क्या आता था, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब पीवी ग्राफ देके तुमको दो कर्व दे देंगे, अब बोलेंगे कि इसमें से बताओ कौन सा वाला है जो एडियाबेटिक का है ग्राफ। मान लो ए दे दिया और एक और दे दिया, ऐसे ये हो गया बी। अब बोलेंगे कि ए और बी में से ये बताओ कौन सा तो एडियाबेटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है। तो कैसे बताओगे, देखो एडियाबेटिक का ग्राफ थोड़ा स्टीपर होगा, क्यों, क्योंकि उसकी पावर में गामा है, और गामा की वैल्यू 1 से तो बड़ी है भाई, हमने फाइंड करी है ना, फाइंड करिए यस ना, मैम। गामा इक्वल टू 1+2/f, गामा 1 से तो बड़ा है, तो इसका मतलब जो है एडियाबेटिक प्रोसेस में जो स्लोप आएगा वो स्टीपर रहेगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। मतलब उसका जो ड्रॉप होगा ग्राफ स्लोप का वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। भैया जो ड्रॉप आएगा जो स्लोप में वो ज्यादा स्टीपर आएगा इन एडियाबेटिक, तो ये याद रखना। तो पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट का ग्राफ इस तरीके से। अब इसको चेंज करते जाना भाई, टीवी में कैसे पी को चेंज कर लोगे, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो पी को चेंज कर लो एनआरटी बाय बी में, तो इसको जब टी और बी बनेगी टीवी गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो इसमें भी ग्राफ ऐसा आएगा डिक्रीजिंग। बट अगर पी और बी में ग्राफ बनाते हो तो सॉरी पी और टी में अगर ग्राफ बनाते हैं तो पी और टी में कैसा ग्राफ आता है, इंक्रीजिंग। यही याद रखने वाली चीज है, एडियाबैटिक प्रोसेस में पीटी का ग्राफ जो आता है वो इंक्रीजिंग आता है, ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्राफ में हो सकता है आ भी जाए कि पीटी का ग्राफ इंक्रीजिंग आता है और पीवी और टीवी का ग्राफ डिक्रीजिंग है। तो ये एडियाबैटिक के तीनों ग्राफ याद रखने हैं। हम बी वाला एडियाबेटिक हो जाएगा? ये तीनों एडियाबैटिक के ग्राफ है। नहीं, जो आपने बनाया फर्स्ट वाले में ए बी करके। हाँ बी वाला एडियाबैटिक का है, ओके मैम। बी वाला एडियाबैटिक, ए वाला अगर अभी कंपेयर करूं तो अभी कंपैरिजन में बी एडियाबैटिक हो जाएगा और ए आइसोथर्मल, ठीक है, फॉर द सेम प्रेशर एंड वॉल्यूम। अच्छा, तो ये वाला पीटी टीसी और पीवी ग्राफ हमने निकाल लिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अच्छा, अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन, देखो वर्क डन हमेशा पूछेगा आइसोथर्मल के लिए और एडियाबैटिक के लिए, क्यों, क्योंकि आइसोकोरिक में वर्क डन क्या हो गया, 0। सुनो, आइसोथर्मल जो भी थर्मोडायनामिक्स है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लॉ है और उसमें भी वर्क डन निकालना पूछेगा। अब आइसोकोरिक के लिए तो क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 है ना, आइसोकोरिक के वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0। अब और क्या प्रोसेस बची, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक में क्या है, पीडीवी, यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, यानी बस वॉल्यूम का चेंज है, आराम से निकाल लोगे। अब जो मेन था ये वो था आइसोथर्मल, जिसका ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो मेन जो वर्क डन आता है एक आइसोथर्मल में पूछेगा, एक पूछेगा एडियाबैटिक में वर्क डन निकालना। तो आइसोथर्मल का फॉर्मूला याद रखो, दूसरा एडियाबैटिक का, कि एडियाबैटिक में वर्क डन कैसे निकालते हैं। तो देखो एडियाबैटिक का वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस dq इक्वल्स टू du प्लस dw। हमने देखा dq तो 0 है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बाय एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वल्स टू माइनस ऑफ du, ठीक है। du हमें पता है माइनस cv dt होता है, माइनस cv dt। cv का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कल ही देखा था, r अपॉन गामा -1। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया डायरेक्ट, ठीक है, r अपॉन गामा -1 लिख दिया, तो एक तो सीधे ही ऐसे निकाल लिया। अगर मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम देके ना पूछना चाह रहा हो, पीवी में ही उसको आंसर चाहिए, तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो कैसे निकालेंगे भाई, इस एनआर चेंज इन टेम्परेचर को क्या लिख दोगे, कि मान लो पहले T1 टेम्परेचर पे जो प्रेशर था वो P1 V1 था, फिर T2 पे जो प्रेशर और वॉल्यूम था वो कितना था, P2 V2 था। अब मुझे यही चेंज निकालना है, तो भाई डेल टी कैसे लिखोगे तुम, ऐसे भी लिख सकते हो ना, P2 V2 माइनस P1 V1, समझे क्या कह रही हूँ। यस मैम। भाई डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, तो भाई किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम की अलग अलग वैल्यू होगी और T2 टेम्परेचर पे पीवी की वैल्यू अलग होगी। तो इस डेल टी को मैं क्या भी लिख सकती हूँ, इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो ये फॉर्मूले में दिया है, P1 V1 माइनस PI VI, ये नेगेटिव साइन है इसलिए ये PI VI पहले आ गया,
Yes, ma'am. भाई चेंज लिखते हैं तो हमेशा ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, मैं पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल लिखती हूँ, बट ऑलरेडी एक माइनस का साइन है तो उसकी वजह से ये रिप्लेस हो गया और अपॉन में गामा माइनस वन एज इट इज आ गया। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन है। तो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के फॉर्मूले याद रखने हैं। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, एक तो ये आर गामा की टर्म्स में और एक पीवी की टर्म्स में, तो तीनों याद तुम्हें रखने हैं, ठीक है। और हम्म ये स्लोप का है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स, तो स्लोप जो है वो एडियाबैटिक का ज्यादा स्टीपर रहेगा। ओह, उसके बाद देखो साइक्लिक प्रोसेस क्या है। साइक्लिक प्रोसेस कि अगर आपके पास वर्क अगर साइकिल कैसी है, क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन है पॉजिटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क डन आएगा उसका नेगेटिव। देखो ये साइक्लिक प्रोसेस है कि अगर कोई भी साइक्लिक प्रोसेस अगर क्लॉकवाइज चल रही है तो उसका वर्क डन पॉजिटिव, एंटी है तो उसका वर्क डन नेगेटिव। ये याद रखना है, कई बार थ्योरी में आ जाता है कि अगर क्लॉकवाइज वर्क डन है तो क्या रहेगा, एंटी नेगेटिव क्लॉक पॉजिटिव, ऐसे याद रख लो। अब देखो फ्री एक्सपेंशन। अब मेरे को एक बात बताओ, गैस जो है फ्री है एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है, गैस इज फ्री। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है, अगर टर्म फ्री एक्सपेंशन को मैं डिफाइन करूं, व्हाट इज फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कि गैस इज फ्री टू एक्सपेंड, कितना भी एक्सपेंड कर सकती है। अब मुझे बताओ कि गैस प्रेशर कितना लगाएगी, गैस का प्रेशर कितना रहेगा। मैम 0। हाँ, वेरी गुड। तो अभी जब गैस फ्री टू एक्सपेंड है, कितना भी मूव कर सकती है, तो प्रेशर क्या लगाएगी, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाएगी भाई किसी भी चीज पे, वो तो एक्सपेंड होती रहेगी। तो यहाँ पर फ्री एक्सपेंशन में अगर थ्योरी का सवाल भी आए तो फ्री एक्सपेंशन में जो वर्क डन जो प्रेशर बाय गैस रहेगा वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अच्छा प्रेशर 0 है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। हाँ। तो फ्री एक्सपेंशन में ना तो, हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, क्या हुआ, किसी का डाउट है क्या, एक सेकंड रुको। मैम टेक्स्ट कर रही है कुछ। हम्म आती हूँ, रुक जाओ। प्रतिष्ठा, यस प्रतिष्ठा, ग्राफ फिर से समझा दूंगा मैंने वो फिर से। ओके, एडियाबैटिक का ग्राफ, ठीक है मैं समझाती हूँ। प्रतिष्ठा आज घर पे होगी ना, चुपका इसलिए। हाँ देखो प्रतिष्ठा क्या कह रही थी मैं, इसमें दो ग्राफ हैं, एक आइसोथर्मल का और एक एडियाबैटिक का। तो देखो अभी मैंने जब आइसोथर्मल पढ़ाया था तो यही तो मैं कह रही थी कि आइसोथर्मल में पीवी का फॉर्मूला होता है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। मेरे पास फॉर्मूला है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया। एडियाबैटिक में क्या होता है, पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ये किसका है, आइसोथर्मल, ये एडियाबैटिक। बहुत चीजें करानी है भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी कराने दो। ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अब ग्राफ है कि कौन सा इसमें से आइसो का है कौन सा एडिया का है, तो एडियाबैटिक का ग्राफ वो रहेगा जो मोर स्टीपर रहेगा। मोर स्टीपर मतलब जिसका स्लोप अचानक से ज्यादा फॉल करेगा, क्योंकि भाई वो गामा टाइम्स से करेगा और इसका तो वी की वैल्यू 1 है पावर, और गामा हमें पता है गामा हमेशा किससे ज्यादा रहेगा, 1 से तो ज्यादा ही रहेगा। तो इसका स्लोप जल्दी फॉल होगा, किसका, एडियाबैटिक का। ठीक है प्रतिष्ठा, तो इसका ग्राफ थोड़ा नीचे से आएगा स्टीपर वाला, ये इस तरीके से, क्लियर। ओके, अब फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में क्या है, क्या क्या जीरो हो गया भाई फ्री एक्सपेंशन में, एक तो प्रेशर जीरो, प्रेशर जीरो तो वर्क डन बाय गैस इज ऑल्सो जीरो। तो ये थ्योरी की चीजें हैं, थ्योरी के सवाल भी आ जाते हैं, assumption रीजनिंग के, ठीक है, तो वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। तो फ्री एक्सपेंशन में प्रेशर एंड वर्क डन बाय द गैस इज बोथ जीरो। फाइनली अब तुम्हारी बारी है, करो सवाल। चलो, घंटी भी बज गई है, चलो। बहुत आसान सवाल है। रेट के लिए तुम्हें पता है ना क्या करते हैं,
सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बस थोड़ा सा एंट्रोपी के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि वो तो आपके हट गए ना, रेफ्रिजरेटर और पंप वगैरह, तो वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैं एक बार सिलेबस बता देती हूँ तुम्हें क्या पढ़ना है। तो देखो, कार नॉट इंजन नहीं पढ़ना है तुम्हें, एंड ना एफिशिएंसी पढ़नी है, ठीक है। मैम डिलीटेड है वो? हाँ, मैम तो सी। कार नॉट इंजन डिलीटेड है, और ना तो तुम्हें हीट वो रेफ्रिजरेटर वाला पढ़ना है, ठीक है, ये सब डिलीटेड है, नहीं पढ़ना। तो बस जितना पढ़ा है थर्मो में इतना ही इनफ है। सेकंड लॉ डेफिनेशन है, और एक एंट्रोपी देख लेना, बस उतना ही काफी है, बाकी तो हमने सब पढ़ ही लिया है। मैम आंसर ऑप्शन सी आ रहा है। हाँ, ऑप्शन सी 800 आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, 800 वॉट। चलो ये बताओ, तो देख लो, दो ये तो मतलब फ्री के नंबर है। 2000 तो मैं तभी कह रही हूँ, थर्मोडायनामिक्स में तो फ्री का नंबर जो होता है ना, जो सब बच्चे लेके जाते हैं, क्योंकि लास्ट के चैप्टर्स हैं। पता है क्या होता है, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, लास्ट के चैप्टर्स बच्चे छोड़ के जाते हैं। और मैं बताऊं, 11th और 12th दोनों में लास्ट के चैप्टर सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि वहां से अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट, अगर फॉर्मूला आता है और तुमने फॉर्मूला लगाया तो 100% सही ही लगाओगे। इसका एडियाबैटिक होगा क्या? हाँ, क्योंकि उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो पूछा, एडियाबैटिक में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है? होगा अच्छा, डी थर्मल। मैम आइसोथर्मल होगा डी। हाँ, आइसोथर्मल। एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट रहती है भाई, डीक्यू। हीट अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी फिर तो। क्यों, काइनेटिक एनर्जी वर्क डन में चेंज भी तो हो रही है। कैसे? मतलब थोड़ा रिवाइंड करके क्या बताया आपने? भाई बताना, इसको मैंने क्या पढ़ाया था एडियाबैटिक में, बताओ कौन समझाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर डी क्यू जीरो हो गया तो डी यू यस किसके मैम। बराबर हो गया, नेगेटिव ऑफ डी डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है, अगर गैस वर्क करेगी तो किसके एक्सपेंस पे करेगी, एनर्जी के, एनर्जी जो उसके पास खुद की काइनेटिक एनर्जी है उस पर। तो अगर वो वर्क करेगी तो उसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। तो एनर्जी में चेंज, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, क्योंकि टेम्परेचर डिप हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा। भाई अगर आइसोथर्मल, अगर टेम्परेचर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप ही जीरो हो जाएगी, नहीं। तो इसका ऑप्शन है डी। वेरी गुड, वन स्टेप अहेड मत चलो। चलो ये वाला मैच करो। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो द हीट ऑब्जर्व गोज पार्ट, नहीं, आइस एडियाबैटिक प्रोसेस, द वर्क डन बाय द गैस डिक्रीजेस इंटरनल एनर्जी। आइसोकोरिक, नो चेंज इन इंटरनल, देखो सारे इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ए का तो बी हो गया है ना भाई, डी टी जीरो, तो ए का बी। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, मैम फर्स्ट। वर्क डन बाय द गैस डिक्रीजेस, हाँ देखो, वर्क डन बाय द गैस डिक्रीजेस इंटरनल एनर्जी, यही तो मैं बता रही थी तब से, कि एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर वर्क होगा तो किसके एक्सपेंस पे होगा, इंटरनल एनर्जी में, और इंटरनल एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का ऑप्शन नंबर 1, वर्क डन बाय द गैस डिक्रीजेस इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो देख लो, जो जो एक एक शब्द बताए हैं बस वो शब्द कानों में बैठा के रखने हैं, और आंसर तुम्हारे वहां सही हो जाएंगे। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या है, जीरो होता है। आइसोकोरिक में वर्क जीरो, यस मैम। वर्क, तो सी का फोर्थ ऑप्शन।
आइसोबैरिक, डी का देखो, डी का थर्ड ऑप्शन। थर्ड। अब पढ़ो पहले क्या कह रहा है। द हीट ऑब्जर्व गोज पार्शियली टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड पार्टली टू वर्क। मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस में पूरा जो इक्वेशन है वो काम करेगा, है ना, वर्क भी होगा और इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। हाँ, तो डी का ऑप्शन नंबर थर्ड। तो देख लो इस तरीके से ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, चलो ये वाला करो। पहले तो मुझे ये बताओ भाई कि वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव। मैम पॉजिटिव आएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज है। साइक्लिक है। पॉजिटिव है। हाँ, क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है, तो क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस वर्क पॉजिटिव। तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है भाई? एरिया निकाल लेंगे, 1/2 Yes, बेस इनटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये एडवांस का मैम क्वेश्चन एक है। सेकंड मैम कर लें, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस वाले क्वेश्चन से। चलो चलो कर लो। सेकंड ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड, चेक तो कर लो। यस मैम सेकंड। ठीक है भाई, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है, बढ़िया, बहुत अच्छी। अच्छा Yes, ये ma'am. देखो एडवांस का सवाल है, ये तुम कर मैम सकते हो। कैसे? मैम ये कैसे सेकंड वाला कैसे? कैसे नहीं आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, तो हाइट कितनी है? 300। बेस कितना है? 4 - 2 2। 4 दो माइनस से 2 कट गया, और 400 - 100 300। 300 4 माइनस 2 है, सॉरी। हाँ यस मैम। हाँ, तो अब ये वाला देखो, ये जेई का क्वेश्चन है। इससे कॉन्फिडेंस लेके आओ, ये क्वेश्चन करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है करने लायक, और मैं बता रही हूँ इतना इतना बढ़िया सवाल है, बहुत आसान है, पढ़ के देखो एक बार क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड एडियाबेटिकली। ठीक है, 1 मोल है आइडियल गैस का जिसे एडियाबेटिकली एक्सपेंड कराया है। आइडियाबेटिकली मतलब क्या चीज कांस्टेंट है, याद रखना। मतलब चेंज जो है 0 है हीट का। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट कितनी है? टेम्परेचर TA है, वॉल्यूम V0 है। फाइनली जो टेम्परेचर हो गया वो TF हो गया, और जो वॉल्यूम है वो 5V0 हो गई, मतलब वॉल्यूम एक्सपेंड हुई है। ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंड हो गई। ओके, अब क्या बोला है? अनोदर मोल ऑफ द सेम गैस, मतलब कोई दूसरी गैस ली है, बट सॉरी दूसरा मोल लिया है बट गैस सेम है। ठीक है, उसको अब आइसोथर्मली एक्सपेंड कराया है। कैसे? आइसोथर्मली फ्रॉम द डिफरेंट इनिशियल स्टेट। तो जो इनिशियल स्टेट थी ना, उसी से उसको एक्सपेंड कराया है TB V0 से। ठीक है, टू द सेम फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट तक TF 5V0 तक। तो पूछा है द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस इज दिस। तो ये निकालो, चलो करो इसको। एडियाबेटिक में टीवी के बीच में रिलेशन क्या था वो याद रखो। एडियाबेटिक प्रोसेस में टीवी का रिलेशन, हाँ, ये तो पीवी गामा कांस्टेंट, तीनों रिलेशन लिखवाए हैं ना, तीनों याद रखने हैं भाई। देखो जब भी कहते हैं जो जो लिखवाया है वो सब रटा होना चाहिए। एडियाबेटिक में पीवी गामा कांस्टेंट, टी का क्या रिलेशन था? टीवी गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें टीवी में रिलेशन है, तो टीवी में ये वाला फॉर्मूला होगा, टीवी गामा -1। चलो, तो इनिशियली स्टेट कितनी है भाई? इनिशियली है TA V0 गामा -1। फाइनली कहाँ चला गया है भाई? कांस्टेंट है ना। देखो एडियाबेटिक में ये जो है ये टर्म कांस्टेंट रहेगी, तो TF और 5V0 गामा -1 है ना, ये बराबर है, कांस्टेंट है। यस मैम। ठीक है भाई, V0 से V0 हटा दिया, ये 5 गामा -1। तो TA और TF फाइनल टेम्परेचर में एक रिलेशन बन गया ये। अब दूसरी बार किस तरीके से कर रहा है? आइसोथर्मली। ठीक है, ये एडियाबेटिक हो गया पहला। अब आइसोथर्मल क्या है? अब आइसोथर्मल में क्या बोला है? फ्रॉम द डिफरेंट, एक्सपेंड कराया है फ्रॉम ए डिफरेंट इनिशियल स्टेट, कोई दूसरी डिफरेंट मेथड से जिसकी इनिशियल स्टेट TB है V0, और
फाइनली लेके गया है TF5V0। अच्छा एक बात बता, अगर ये आइसोथर्मल है तो इसमें जो टेम्परेचर का चेंज है ये क्या रहेगा? 0। हाँ, तो मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर है वही तो फाइनल टेम्परेचर है। देख यस आइसोथर्मल में, मैम। हाँ बस यही सवाल था, खत्म। आइसोथर्मल में यहाँ पे TB जो है वो किसके बराबर है? TF के। TF। बस खत्म क्वेश्चन। अब ये TB TF बराबर है, यहाँ TB रख दो, तो TA इक्वल्स टू TB 5 गामा -1। तो अब TA और TB का रेशियो तो पूछा है इसने, ले क्या आ गया? ये 5 गामा -1। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया इसने कि आइसोथर्मल में TB से TF ले गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ये तो सेम ही रहेगा। तो ऐसे ही मेंस में भी हो सकता है कि कई बार मेंस में भी ऐसे, क्योंकि प्रेशर में दिमाग रहता है, नहीं देख पाते कि भाई TB TF प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल में नो चेंज इन द टेम्परेचर। तो ये दोनों बराबर ही है, कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ये एडवांस का सवाल है, देख लो। तो इसलिए कह रही हूँ थर्मल बहुत आसान है, फालतू के नंबर मिलेंगे छोड़ के मत आना। अब एक बार ये क्वेश्चन और देख लो। देखो, अच्छा ये क्या है? देखो मोनो एटमिक गैस है, PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट है, जिसमें PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। अच्छा अब मेरे को बताओ, मोनो एटमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है? 1 + 2/f। f कितना होता है भाई? 3। तो 2/3 ये कितना आ गया? 5/3। अच्छा यहाँ पर गामा कितना है? 3। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस, ये कोई दूसरा प्रोसेस है, ये एडियाबेटिक तो है नहीं भाई। मैंने गामा क्या बताया था? गामा इज द एडियाबेटिक कांस्टेंट। अब यहाँ पर गामा की वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये कोई और ही प्रोसेस है जिसमें गामा की वैल्यू 3 आ रही है। भाई गामा और क्या होता है? CP/CV भी तो होता है। तो इसका मतलब गामा इक्वल्स टू 3 है, दिस इज नॉट द एडियाबेटिक प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस है? ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो इसमें गामा की वैल्यू क्या होती है, वो भी इसका एक फॉर्मूला है, मैं बताऊंगी नहीं कैसे आया है, एक फॉर्मूला है, एक सेकेंड, वो फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। स्पेसिफिक हीट का, तो स्पेसिफिक हीट फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है? देखो फॉर्मूला याद रख लो बस, C इक्वल्स टू, C इज द स्पेसिफिक हीट, दिस इज CV प्लस R इज द कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, अपॉन 1 - m। m क्या है? V की वैल्यू, जैसे ये PV3 है ना, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला है C इक्वल्स टू CV प्लस R अपॉन 1 - m, ये फॉर्मूला है। अब एक बार लगा के देखो फॉर्मूला, देखो C इक्वल्स टू CV, मोनो एटमिक के लिए CV कितना होता है भाई? 3R/2। देखो अब CV जो रखोगे वो किसके हिसाब से रखोगे? जो गैस गिवन है, जैसे यहाँ मोनो एटमिक है तो यहाँ पे CV की वैल्यू मोनो एटमिक है, लिख दी 3R/2 प्लस R अपॉन 1 - 3। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? R आ गया है ना, C इक्वल्स टू R। तो पहले में क्या आ गई? स्पेसिफिक हीट की वैल्यू R। तो क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है C इक्वल्स टू CV प्लस R अपॉन 1 - m, किसके लिए? पॉलीट्रॉपिक। तो तुम्हें पता चल जाएगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कैसे है। कैसे पता चलेगा? गामा से। अगर गामा तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं आता है, 1 + 2/f के अकॉर्डिंग नहीं आता है, देखो क्वेश्चन भी बन सकता है, अगर तुमसे पूछ ले क्या दिस इज द, इफ दिस प्रोसेस इज एडियाबेटिक, तो तुम गामा से भी बता सकते हो कि भाई ये एडियाबेटिक वाली प्रोसेस नहीं है, ये तो पॉलीट्रॉपिक है, क्योंकि उसमें गामा की वैल्यू अलग आएगी। क्लियर है? Yes पीवी मैम। गामा, हाँ, तो गामा को आइडेंटिफाई भी हम लोग कर सकते हैं थ्रू फॉर्मूला। अच्छा अब ये वाला देखो, मैम ये उसका वाला ऑप्शन ए क्वेश्चन, था पीछे वाले का। हाँ उसका ऑप्शन नंबर A नहीं है भैया, होगा मैम, D। D है। डी, ठीक है। एक तो निकाल ही दिया, C इक्वल्स टू R, R के अकॉर्डिंग तो D आ जाएगा। हाँ वो आ जाएगा। ये वाला करो चलो। देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये एडवांस का सवाल है, पर ये इस, अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो तुम्हारे सारे दिमाग जो भी सवाल बनते हैं अच्छे अच्छे वो सारे हो जाएंगे। देखो क्या कह रहा है, एक गैस अंडरगोज ए साइक्लिक प्रोसेस एज शोन,
इन द फिगर फाइंड इफिशियंसी ऑफ द साइकिल। ठीक है, इफिशियंसी निकालनी है। इफिशियंसी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है जरा। पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। हाँ, इफिशियंसी होता है, अगर पावर के टर्म्स में निकालते हैं तो भाई आउटपुट अपॉन इनपुट होता है ना। इफिशियंसी हमारा होता है आउटपुट कितना मिला और हमने इनपुट कितना दिया, जनरली ये होता है। यहाँ पर और क्या होता है भाई, वर्क डन के फॉर्म में निकालें तो कितना वर्क करके दिया है ना, और मैंने कितना हीट सप्लाई किया, क्यू सप्लाई, राइट भाई। आउटपुट हीट अपॉन इनपुट, अब आउटपुट ही तो वर्क डन है, जो मुझे आउटपुट मिला वही वर्क डन है, तो वर्क डन अपॉन क्यू सप्लाई इनटू 100, तो ये क्या निकल के आ गई, इफिशियंसी। अब वर्क डन तो निकाल लोगे भाई, पीवी कर्व है ना, देखो वर्क डन तो निकाल लोगे ना, पीवी कर्व है, एरिया अंडर द कर्व निकाल लोगे तो वर्क डन आ जाएगा। अब मेन बात है कि क्यू सप्लाई कैसे निकालें, कैसे निकाल सकते हो क्यू सप्लाई। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये प्रोसेस है, अपने आप करना, मैं बस थोड़ा सा समझा दूंगी कि कैसे करते हैं। मतलब ऐसे डायग्राम से क्यू हीट कैसे निकालते हैं, वर्क डन तो निकाल लिया, पर हीट कैसे निकालेंगे ये एक बार देख लो। देखो आपने ये पीवी कर्व बना लिया, ठीक है भाई, ये ए है, ये बी है, ये हमारा सी और ये डी, और ये इस तरीके से दिया भी हुआ है, प्रोसेस साइक्लिक है, और ये इसमें ये भी बना रखी है ऐसे कि इस तरीके से प्रोसेस हुई है, ठीक है ओके। अब प्रोसेस बाय प्रोसेस चलते हैं, ए बी से चलो। ए बी में जब तुम चले हो तो ए बी में क्या चीज कांस्टेंट है भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम। तो तीन चीज है, देखो मैंने अभी तक तुम्हें तीन चीज निकालनी सिखाई है, डी डब्ल्यू, डी यू और डी क्यू, बस। अच्छा ए बी में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0, ठीक है, बोलो बोलो Yes, ma'am. भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट है, Yes, वॉल्यूम ma'am. बढ़ नहीं रही तो वर्क डन 0 हो गया, ठीक है। प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। Yes, ma'am. देखो यहाँ सारे कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यहाँ पर डी यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और डी यू पॉजिटिव तो डी क्यू Negative. नेगेटिव। अरे भाई डी क्यू नेगेटिव क्यों हो जाएगी, Positive. Positive. मैम पॉजिटिव होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। रुक जा मैं ये भी लिख देती हूँ, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। डी डब्ल्यू, यस डी डब्ल्यू 0 है, डी यू पॉजिटिव तो डी क्यू भी पॉजिटिव, पॉजिटिव। डी क्यू पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, तुमने ए बी प्रोसेस में हीट दी है, राइट, हीट दी है, तो ए बी में आपने हीट को दिया है, ठीक है। अच्छा अब बात करो बीसी वाली प्रोसेस, बीसी वाली प्रोसेस में साफ साफ दिख रहा है भाई, वॉल्यूम क्या हुई है, एक्सपेंड, तो वर्क डन क्या है, पॉजिटिव, Positive. वर्क डन पॉजिटिव तो भाई वॉल्यूम बड़ी है, वर्क डन पॉजिटिव, मैंने क्या बोला है, जब वर्क डन पॉजिटिव हो तो डी क्यू भी पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ से तुम्हारा डी क्यू पॉजिटिव। मेन हमारा काम है वर्क डन और डी क्यू का, ठीक है, डी यू को हटा दो तो वर्क डन भी पॉजिटिव। अच्छा अब ठीक है, डी डब्ल्यू पॉजिटिव, डी क्यू भी पॉजिटिव। अच्छा तो यहाँ मतलब आपने जो बी टू सी वाली है यहाँ पर भी हीट को दिया है, क्योंकि हीट मैंने क्या बोला है, इफ हीट इज डी क्यू इज पॉजिटिव दैट मीन्स हीट इज गिवन टू द सिस्टम। Yes, भाई ma'am. मैंने बोला था डी क्यू इज पॉजिटिव, देखो एक एक चीज का मतलब है जो मैं बोलती हूँ, डी क्यू इज पॉजिटिव दैट मीन्स हीट इज गिवन टू द सिस्टम, तो यहाँ पर आपने हीट गिवन करी है, बस इस क्वेश्चन को करके बस समझ के चले जाओ, कर खुद लेना, दी है हीट। अच्छा अब आ जाओ सीडी वाली प्रोसेस, सीडी में क्या हुआ है भाई, Volume constant. वॉल्यूम कांस्टेंट, और प्रेशर, Decrease. हाँ प्रेशर डिक्रीज मतलब टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर। तो वैसे डी डब्ल्यू में वर्क डन तो 0 ही है, ठीक है। डी क्यू क्या हो जाएगा, Negative. प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज मतलब टेम्परेचर डिक्रीज, है ना, डी यू Yes. नेगेटिव और डी डब्ल्यू भी नेगेटिव, Negative. तो इसका मतलब आपने सीडी प्रोसेस से हीट क्या कर ली, सीडी प्रोसेस में आपने हीट को बाहर ले लिया, ठीक है, सीडी में बाहर आ गई।
ऐसे ही जब एडी वाली प्रोसेस में निकालोगे, अब एडी में देख लो, एडी प्रोसेस में क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, वॉल्यूम डिक्रीज तो वर्क डन नेगेटिव, और वर्क डन नेगेटिव तो DQ भी नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से तुमने क्या निकाल लिया, हीट भी निकाल ली। अब मैंने क्या बोला है, फॉर्मूला देखो, अरे बात से हाँ, फॉर्मूला देखो क्या है, इनपुट में Q सप्लाई, वर्क डन क्या है, वर्क डन अपॉन Q सप्लाई, मतलब कौन सा वाला Q चाहिए, बस जो सप्लाई किया है। तो सप्लाई कौन सी प्रोसेस में हुआ है, सिर्फ 2, भाई 2 में तो मैंने बाहर निकाल दिया, उससे मुझे कोई फर्क ही नहीं है, तो सिर्फ AB और BC वाली साइकिल का Q निकालेंगे। क्लियर है, तो देखो Q सप्लाई क्या, हाँ, तो Q सप्लाई देखो ये भी आना चाहिए, Q ग्राफ से Q निकालना, तो Q सप्लाई क्या है भाई, Q बाय AB जो मैंने दिया है, प्लस Q बाय BC। BC। हाँ, तो अभी निकाल सकते हैं Q का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया, Q इक्वल्स टू NC dt। C मैंने बोला है साइक्लिक प्रोसेस है, A टू B प्रेशर, A टू B वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो CV आ जाएगा DT टाइम। AB के लिए, बोलो भाई Yes, AB के लिए क्या, NCV dt। टेम्परेचर। तो n जो भी है तुम नंबर ऑफ n मान के कर लेना, n को n रहने देना, मोनो एटमिक गैस मान लेना, अगर ये पूरी साइक्लिक अगर मोनो एटमिक है ना तो मोनो मान के चलो। ठीक है, तो CV क्या हो जाएगी, NFR/2 dt। अब BC के लिए कौन सी प्रोसेस है भाई, वॉल्यूम सॉरी Yes, प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर। हो जाएगी NCP dt। तो हमारे पास मोनो एटमिक के लिए CP की वैल्यू भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि AB की वजह से जो आएगा वो आएगा 3/2 PV नॉट। ठीक है, और BC की वजह से जो आएगा वो आएगा 5 P नॉट V नॉट। तो ये एडवांस का क्वेश्चन है, पर फिर भी तुम्हें आना चाहिए बेसिक। ओके मैम। हीट का कैसे पता चल, ऐसे भी पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी प्रोसेस में हीट इवॉल्व हुई है, कौन सी प्रोसेस से हीट को एक्सट्रैक्ट किया है, तो इस तरीके से हमें आना चाहिए। और ज्यादातर कैसे पता लगाओगे, वर्क डन से, इफ वर्क डन पॉजिटिव देन देखो हीट तो नहीं पता लगा सकते, पर वर्क डन तो पता लगा सकते हैं ना, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो वर्क डन पॉजिटिव, हीट पॉजिटिव मतलब हीट दी है। ठीक है, वर्क डन नेगेटिव, हीट नेगेटिव मतलब हीट को निकाला गया है। अब हीट का फॉर्मूला है NCDT। ठीक है, तो जो प्रोसेस C का वही फॉर्मूला यूज कर दोगे, CV है तो CV, CP है तो CP। क्लियर है, बस इतना सा बताना था। चलो, बाकी अगर नहीं समझ में आता है, ये सवाल नहीं होता है, तो कल एक बार और डिस्कस कर लेंगे, बट ये एक बार ट्राई कर लेना ये क्वेश्चन। अब तो कर ही दिया है, खैर ट्राई क्या करोगे। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट सवाल था थर्मो का। हंस रहे हो, दांत फाड़ रहे हो, मैं आई हूँ जैसे ही हंसते हंसते निकले हो, वाह जाओ। थैंक यू मैम, बाय। बाय 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 मैम, थैंक यू मैम। बाय। Hey मैम, थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम, गुड इवनिंग मैम। पढ़ लिया करो, हंसते ही रहते हो जब देखो जब क्लास में। हाँ बोलो।